नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं लेकर हाजिर हूं प्राइम एजेंडा और प्राइम एजेंडा में आज बात होगी चुनाव और उपचुनाव में मुद्दे गायब हैं, धर्म युद्ध जारी है, धर्म की बात हो रही है। चाहे महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव हो या फिर उत्तर प्रदेश का उपचुनाव, जनता के मुद्दों पर बात कौन करेगा, यह सवाल। और इसी नजर में लगातार जनता जो है वो पार्टियों पर टिकाए हुए है कि उनकी बात कौन करेगा। शायद कोई कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ धर्म की बात हो रही है, सियासत की बात हो रही है। कोई किसी को आरक्षण का विरोधी बता रहा है तो कोई किसी को जनता को लूटने वाला बता रहा है। लेकिन इन सब के बीच में जनता की बात नजर नहीं आ रही है। सवाल अपनी जगह बरकरार है कि जनता की बात करेगा कौन। महाराष्ट्र में वोट जिहाद को लेकर सवाल खड़े हो गए, वोट जिहाद के आरोप लगने लग गए। ओवैसी कह रहे हैं कि चुनाव के बीच में, चुनाव के दौरान वोट जिहाद जैसा शब्द ही अगर आ रहा है तो ये कानून का उल्लंघन है, कानून की खिलाफत है। बीजेपी कह रही है कि नहीं, इसी वोट जिहाद की वजह से महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टियों ने 14 सीटें जीती हैं। 14 लोकसभा सीटों पर वोट जिहाद चला है और उसी की बदौलत वहां पर सीटें जीती गई। बीच में मालेगांव भी आ गया, बीच में ईडी की रेड भी आ गई। वार पलटवार जारी है। ईडी की रेड को विपक्ष ने कहा कि यह सरकार द्वारा जानबूझकर की जा रही कार्रवाई है, दबाव बनाने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड में थे। उन्होंने बताया कि झारखंड में जो 3 की तिकड़ी है, यानी कि आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम, इन्होंने जनता को लूटा है। उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर अभी भी लगातार जारी है। सवाल घूम फिरकर वहीं आ गया जिससे मैंने शुरुआत की थी। इन तमाम बातें जो मैंने आपको बताई, इनमें जनता के मुद्दे कहां हैं, जनता की बातें कहां हैं, जनता की आवाज कौन उठाएगा, कौन इस पर सवाल करेगा। आज हम प्राइम एजेंडा में यही समझने की कोशिश करेंगे, वोट जिहाद वाकई में क्या असल मुद्दा है जिसे उठाया जा रहा है, या फिर वाकई में वोट जिहाद से जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुद्दे भटकाने की कोशिश हो रहा है। मामला क्या है आप समझिए। दरअसल ईडी ने छापेमारी की है। नासिक में हुई, सूरत में हुई, अहमदाबाद में हुई। एपीएमसी में नौकरी दिलाने का झांसा दिया गया। मुकदमा क्या है? सिराज अहमद मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में है। आरोप है कि दरअसल कुछ लोगों के थ्रू 1 दर्जन युवकों से फर्जीवाड़ा किया गया और इस फर्जीवाड़े में युवकों के आधार पैन पर खाते खोले गए और वहां से कई करोड़ रुपए ट्रांजैक्शन हुआ और इसका इस्तेमाल वोट जिहाद के तौर पर किया गया। 12 खातों में करोड़ों का लेन देन हुआ था। नासिक, सूरत और अहमदाबाद में छापेमारी हुई। तो मामला क्या है ये हमने आपको बता दिया। ईडी की तरफ से छापेमारी की गई। ये मालेगांव वाला मामला आपको हम बता रहे हैं। मुकदमा क्या है ये भी आपको बता दे रहे हैं। यहीं से वोट जिहाद की बात शुरू हो गई, यहीं से जो है वो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है वो भी आ गई। इस पर दरअसल असदुद्दीन ओवैसी जो है वो ये कहते नजर आए कि अगर ये शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, कानून का उल्लंघन है। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि 14 सीटें विपक्ष ने वोट जिहाद से ही महाराष्ट्र में जीत ली। नीतीश राणे कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में दरअसल हम इसकी तह तक जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हाँ ये वोट जिहाद जो है इसके पीछे असल में कौन है। किरीट सोमैया भी यही कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र टू उत्तर प्रदेश वाया झारखंड, हर जगह जो है इस तरह की सियासत जो है वो चल रही है। हर जगह तीनों स्टेट के अलग अलग मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन जनता के मुद्दे कोई नहीं। जनता के मुद्दों पर कोई बात ही नहीं चल रही, कोई बात कर ही नहीं रहा है। इस चुनाव में, इस उपचुनाव में वोट जिहाद भी है, कटेंगे तो बटेंगे भी है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे भी है, पीडीए है, पोस्टर वॉर है। इस चुनाव में मालेगांव है। इस चुनाव में झारखंड के अंदर लूट की तमगा लगातार दिया जा रहा है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में जनता का जो सवाल है, जो जनता पूछ रही है, जो जनता के लिए जरूरी है, क्या नौकरी, 2 वक्त की रोटी। ठीक, अगर नौकरी मिल जाए तो रोटी ऑटोमेटिक मिलने लगती है, और मकान, जो शुरू से और हमेशा से कहा गया है कि इस देश में आम जनता की जो जरूरत है, मूलभूत सुविधाएं हैं, उन पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। क्या
अब आने वाले दिनों में एक ये भी हमें देखने को मिलेगा, जिस तरह का क्राइटेरिया चुनावों में बनता आ रहा है, कोई पार्टी जो सरकार में हो या कोई पार्टी विपक्ष में हो, आरक्षण एक अहम मुद्दा बनाकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। धर्म जाहिर सी बातें आ ही गया है, कोई जाति को लेकर आ रहा है। इन सब के बीच में वो मुद्दे जो धरातल पर वाकई में हम और आप रोज फील करते हैं, हर चौराहे पर, घर से निकलते हुए, घर के अंदर, उन पर कोई बात नहीं कर रहा है, उन पर कोई बात कर ही नहीं रहा है। उन पर अगर कोई बात हो रही हो तो आप बताइए। हम भी आज ये समझने की कोशिश करेंगे प्राइम एजेंडा में कि दरअसल ऐसा क्यों और कब तक ऐसा चलता रहेगा, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। इन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और बताएंगे आपको, सुनाएंगे आपको उनकी आवाज़ जो जवाब देने के लिए बने हुए हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है जवाब देने की। फिर वो सिर्फ सत्ता नहीं, सत्ता तो है ही, विपक्षी पार्टियां भी, क्योंकि अगर आज वो चुनाव में हैं और विपक्षी पार्टियां हैं तो जाहिर सी बात है सरकार में आने के लिए वो इस चुनाव को लड़ रहे हैं। तो अगर वो सरकार में आने के लिए लड़ रहे हैं तो सरकार में आने के बाद वो करेंगे क्या, इस चुनाव में उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं। और सरकार जो इस चुनाव में है और दोबारा सरकार बनाने की बात कर रही है, वो आखिरकार जरूरी मसलों पर जवाब देंगे। उनसे भी हम सवाल करेंगे, सवाल उनसे भी करेंगे। तो समझना बस इतना है कि आखिरकार इस पूरी चर्चा में जो हम बात करेंगे उनमें कितना क्या कुछ जरूरी है, समझेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, आपको उनसे रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ इस खास चर्चा में मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अमित तिवारी जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक है। मेरे साथ पूजा मिश्रा जुड़ गई, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है। आप दोनों लोग का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में मेरे साथ दिनेश प्रताप सिंह जुड़ेंगे जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, दयाराम भार्गव जुड़ेंगे जो कि सुभाषपा के प्रवक्ता है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले अमित तिवारी जी, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ है। अमित भाई, महाराष्ट्र टू झारखंड और वाया आप उत्तर प्रदेश का उपचुनाव कह सकते हैं, या फिर आप तीनों को बराबर बराबर रखते हुए आपकी नज़र में सभी चुनावों में जो गुजर गए और जो चुनाव अभी चल रहे हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश का एक उपचुनाव भी है, धर्म, जाति, मालेगांव, वोट जिहाद, लव जिहाद, वो जो मैं, आप, आम जनता, इवन पूजा जी भी, जिन समस्याओं से रोज हम दो चार होते हैं, या जो हमें लगता है कि यहाँ समस्याएं हैं, इनका समाधान पहले होना चाहिए, उनकी बात कोई कर रहा है क्या? देखिए जी, इस पूरे चुनाव के माहौल में अगर एक चीज समझेंगे, 2024 लोकसभा जिस तरह जनता के बीच में कुछ मुद्दे गए, संविधान बचाओ का नारा लगा, लोगों ने बेरोजगारी की बात करी, महंगाई की बात करी, और न जाने कितने ऐसे मुद्दे, चाहे शिक्षा का अनुदेशक, गाय, नंदी, बहुत सारी चीजों के मुद्दे चले। लेकिन आपने देखा होगा जब से एक नारा आया है, कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, अब उसमें एक नारा और भी जोड़ दिया है उद्धव ठाकरे जी ने कि बटोगे तो लूटोगे। अब इन नारों के बीच में देखिए कि पूरा विपक्ष धाराशाही हो रखा है। एक ही नारा है जिसके पीछे खड़गे जी साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, चाहे हम बात करें शरद पवार जी की, चाहे हम बात करें अजित पवार जी की, चाहे हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, सब लोग एक ही नारे को जस्टिफाई करने में लगे हैं, अपने अपने तरीके से उसी एक नारे को। कोई कहता है कि धर्मनिरपेक्ष नारा क्या है, जहां पे हमने सबका साथ सबका विकास की बात कही है तो हमने कहा कि आप बटोगे तो कटोगे। जहां पे कांग्रेस से कह रही है कि आपने धर्म की राजनीति को जो है आपने राजनीति से जोड़ दिया है, और पूरी तरीके से देवेंद्र फडणवीस को आपने सुना होगा, उन्होंने कहा ये धर्म युद्ध है। मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा ये धर्म युद्ध है, जो आप बटोगे तो कटोगे। तो जिस तरह से आप संवैधानिक पद पे लोग बैठे हुए हैं और जिस तरह से अगर भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो निंदनीय भाषा नहीं है? क्या वो संवैधानिक पद पे बैठे लोग अपने संविधान की पीठ की शपथ लेते हैं कि हम किसी भी व्यक्ति की विशेष के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, या अगर ऐसा कोई मामला हमारे संज्ञान में आता है तो तब तक जब तक हम उसकी
संज्ञान और समीक्षा नहीं कर लेंगे तो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आप जी। एक समाज को बांट रहे हैं। पंडित नेहरू जी ने कहा था कि बटोगे तो आपको जो एक साथ काट दिया जाएगा, एक साथ आप, और उसी नारे को अगर आप देखें तो एक धर्म से जोड़ दिया गया पूरा नारा। चाहे झारखंड चुनाव हो, चाहे आप महाराष्ट्र के पूरे चुनाव ले लीजिए, कोई भी विपक्षी नेता अपनी गारंटी की बात ही नहीं कर रहा है, अपनी राष्ट्रवादी नीतियों की बात ही नहीं कर रहा है कि हम नीतिगत विचारधारा पे काम करना चाह रहे हैं। न नौजवान है, न किसान है, न वहां पे पहलवान का मुद्दा है, न वहां पे खिलाड़ियों का मुद्दा है, न वहां पे आपने देखा होगा कि किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति विशेष, चाहे महाराष्ट्र के आरक्षण की बात हो, चाहे मराठी आरक्षण की बात हो, 33% मराठी है वहां पे, और उनके आरक्षण की बात जो लोग कर रहे थे वो भी पीछे हो गए। 1 उलेमा ने जो है 17 गारंटी मांगी है कि हम आपको समर्थन तब करेंगे महाआघाड़ी को जब हमारे 17 गारंटी मानी जाएंगी। आरएसएस पे आप बैन करेंगे, और न जाने उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप कह ही नहीं सकते कि हमें 10% आरक्षण मिलना चाहिए, मुस्लिमों को जो है रोजगार मिलना चाहिए। ठीक है, अपनी बात करिए, लेकिन जिस तरह से आप अपने बात को रख रहे हैं, अपनी गारंटी को रख रहे हैं, तो ये वोट जिहाद से ही जोड़ के देखा जाएगा कि आप अपनी बात को रखने के लिए गारंटी मांग रहे हैं कि आप पहले गारंटी दीजिए कि जब आप सत्ता में आएंगे या विपक्ष में रहेंगे तो इन मुद्दों पे आप पहले बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तब हम आपको वोट देंगे। हाँ। तो आप समझिए गंभीरता को कि किस तरह से अपनी बात मनवाई जा रही है आज की डेट। हाँ, जी अतेश जी, आप कुछ कह बिल्कुल। रहे थे। ठीक है अमित भाई, आता हूं मैं आपके पास। ठीक है, अब चूंकि चारों मेहमान हमारे साथ स्क्रीन पर आ चुके हैं। दिनेश प्रताप सिंह हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दयाराम भार्गव हमारे साथ हैं, आपकी स्क्रीन पर हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है भार्गव साहब आपका। अब आप सभी के चेहरे देख लीजिए, सभी चेहरे जाने पहचाने। पूजा मिश्रा हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी। और अमित भाई की बात आप सुन चुके हैं, आवाज़ सुन चुके हैं, पहली राय उन्होंने रख दी है। अब दिनेश प्रताप सिंह जी, ये अभी हम सुन रहे थे, उत्तराखंड में सुना था हमने, एक लैंड जिहाद शब्द आया था, और उसके बाद फिर एक लव जिहाद तो चल ही रहा था पहले से। अब ये महाराष्ट्र में वोट जिहाद भी आ गया है, ये क्या है, थोड़ा प्रकाश डालिएगा। बिल्कुल स्टेसी, जैसे आपने कहा कि अभी तक जो है लैंड जिहाद चल रहा था, अभी लव जिहाद चल रहा था, और अब एक तरह से वोट जिहाद का काम हो रहा है। आपने कहा कि इसको जरा बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। निश्चित तौर पे इस तरह के कुछ असामाजिक तत्व है इस देश में जो मोदी जी के बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर, जो भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए जनाधार को देखकर पहले इन्होंने ये सोचा कि हम सारे दल के लोग, ये तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है, भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है जी, किसी को भी यहाँ चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है। आप चुनाव दल के रूप में चलिए, निर्दल लड़िए, किसी के साथ गठबंधन करके लड़िए, सब कुछ ठीक है। और अकेले न लड़ पाइए तो किसी के साथ नहीं, सारे लोग एक साथ गठबंधन कर लीजिए। आपने वो सारे प्रयोग 2014 से सारे प्रयोग इस देश की विभिन्न पार्टियां करती रही, और उसी के तहत जब ये सब करने के बाद भी जब मोदी सरकार से नहीं जीत पाए तो अब ये वोट जिहाद चला गए। अब तरह तरह से फतवे जारी कर रहे हैं कि आप एक हो जाइए, आप एक हो करके वोट करिए, नहीं तो आप मोदी जी को नहीं हरा पाएंगे। तो क्या है, वोट जिहाद नहीं है तो क्या है? अभी वोटिंग में 13 साल की बच्ची को दूसरे के नाम पर वोट डालते हुए पकड़ा गया, ये वोट जिहाद नहीं तो क्या है? और आप धर्म के आधार पर आप फतवा जारी करिए और कहिए कि आप मोदी जी को हटाने के लिए सारे धर्म के लोग एक हो जाएं, और आप कांग्रेस को वोट करें, ये वोट जिहाद नहीं है तो क्या हो सकता है? आप लड़िए, किसने आपको मना किया है? हाँ। लेकिन इस तरह से धार्मिक आधार पर इस तरह से लिखा पढ़ेंगे, फतवा जारी करके अगर ये आप काम करेंगे तो निश्चित तौर पर ये ही जिहाद कहा जाएगा, क्योंकि आपने सारे हथकंडे अपना दिए। हाँ। लोकसभा चुनाव में आपने झूठ की हांडी चढ़ा दिया। हाँ। आपने कहा कि आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे, आएंगे तो संविधान बदल देंगे। एक झूठ आपने समाज में नफरत फैलाने का काम किया, और आप सफल नहीं हो पाए तो आप दूसरे तरह का नफरत फैलाने का आप काम कर रहे हैं। हाँ। आप मुद्दे के आधार पर चुनाव लड़िए, किसने आपको मना किया? हाँ, ठीक है। लेकिन आपके पास क्योंकि कोई मुद्दा रह नहीं गया है। हाँ। आज एसडी गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है,
इसलिए समाज में नफरत फैलाकर काम करना चाहते हैं, वो हासिल करना चाहते हैं। नहीं लेकिन महाराष्ट्र वो तो ये कह रहे हैं, आपके सहयोगी अजीत पवार तो दिनेश जी ये कह रहे हैं कि ये जो बटेंगे कटेंगे का नारा ये हमारे साथ यहाँ पर नहीं चल सकता है। हमारी विचारधारा, हम साथ हैं, देश के लिए साथ हैं, लेकिन विचारधारा हमारी अलग अलग है। देखिए बात बिल्कुल, लेकिन बटेगे और कटे में क्या है? देखिए हम लोग जब छोटे थे ऐसे जी, तो हम लोगों के कोर्स में एक जो है प्रेरक प्रसंग था, एक कहानी थी, और उसमें ये था कि एक पिता जो है अपने बच्चों को बुलाता है, आपस में लड़ते रहते हैं। हाँ। वो एक एक लकड़ी देता है बच्चों को, कहता है कि बेटा इसको तोड़ दीजिए। तो सारे बच्चे बड़ी आसानी से उस लकड़ी को तोड़ देते, और बाद में उस चारों लकड़ी का एक गट्ठर बना के एक एक बच्चे को देते हैं, कोई नहीं तोड़ पाता है। हाँ। ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप एक रहेंगे तो आप मजबूत रहेंगे। हाँ। और परिवार हो या संगठन हो या सरकार हो, अपने प्रदेश और देश के लोगों को तो एक रहने के लिए ही कहेगा। क्या कहे कि आपस में सिर फुटबॉल करके आप अलग हो जाइए। इस देश में तो कांग्रेस पार्टी ने यही किया। हाँ। पहले उन्होंने जात के नाम पर लोगों को बांटा, फिर उन्होंने धर्म के नाम पर लोगों को बांटा। अजीत पवार को समझना चाहिए, फिर धर्म के नाम पर देश को बांटा। हाँ। और आज जब इस सब में नहीं सफल हो पाए, हाँ। तो फिर से वही काम शुरू कर दिया है। हाँ, समझना चाहिए, आप समझा नहीं पा रहे सहयोगी को। ठीक, शुरू की थी। हाँ। आज मोदी जी के आने के बाद मोदी जी ने तो एक ही नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हाँ। लेकिन उससे बौखलाए हुई ये पार्टियां आज और जिहाद की बात कर रही हैं। हाँ। एक होने का संदेश तो हम दे रहे हैं, क्या एक होने का संदेश देना गलत है? क्या? हाँ, ठीक है, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे सरकार में हो। हाँ। अगर हम ये कह रहे हैं कि आप एक रहेंगे तुम एक रहेंगे, क्या दिक्कत है भाई? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, चलिए ठीक है, कहीं तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब पता नहीं आपके सहयोगी को दिक्कत है, वही कह रहे, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया था। ठीक है, पूजा मिश्रा जी, ओवर टू। कोई दिक्कत नहीं है इससे। हाँ, नहीं वो कह रहे उनको भी दिक्कत नहीं है। हाँ। अजितेश जी, पहले आपको नमस्कार, और मैंने समय का सम्मान किया तो मेरे समय का सम्मान होना चाहिए। ठीक है, ठीक है दिनेश जी, अब पूजा जी बोल रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। हाँ ठीक, ओके, हाँ ठीक है, ठीक जी। अभी जो है आपने उनसे कहा कि अजित पवार जी नहीं समझ पा रहे हैं कि बटेंगे कटेंगे, या मुद्दे पे नहीं चल रहा है, हमारे पास मुद्दे नहीं है। तो एक कहानी सुना रहे थे, फिर कौवा की कहानी भी सुना सकते हैं कि जो है, मैं भी सुना सकती हूँ, कौवा कहानी सुनाऊं कि जो है आप सुनाइए, क्यों नहीं सुनाएंगे, आप सुना सकते हैं। आया, फिर मुंह में डाला, फिर पानी ऊपर आया, फिर पिया, यही संघर्ष चल रहा है। पूरी जो है भारत देश की जनता, पूरे छात्र, पूरी महिलाएं, पूरे किसान यही संघर्ष कर रहे हैं। सरकार जो है झुंझुना लेकर के बैठी हुई अपने हाथ में, खुद को एंटरटेन कर रही है, और यहाँ पे बैठ करके कह रहे हैं कि सबको एक करने की बात कर रही है। पूजा जी आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। हाँ आ रहा हूँ दिनेश जी, आ रहा हूँ ना, एक विंडो पर रखिए ना दोनों लोगों को। हाँ पूजा जी और दिनेश जी को स्क्रीन पर लीजिए। हाँ पूजा जी बोलिए। हाँ शुभेंदु अधिकारी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास नहीं, उनको जाके समझाइए। उसके बाद में आपके जो है गिरिराज सिंह जी कहते हैं कि मुस्लिम अगर एक थप्पड़ मारे तो 100 थप्पड़ मारिए, तलवार, त्रिशूल, भाले सब तैयार करके रखे रहिए। प्रशासन साधन उनको उठाइए, आप खुद अपनी देखभाल करिए। तो किसके लिए कह रहे हैं, उनको भी जाके समझाइए। उन अपने लोगों को आप नहीं बता पा रहे हैं। बटेंगे कटेंगे तो कहने का मतलब होता है कि सबको इकट्ठा रहे। आप ही के सांसद हैं बिहार से, अररिया से, प्रदीप सिंह जी कहते हैं कि अगर अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनना होगा। उनको बताया नहीं आपने कि आप तो सबकी बात कर रहे थे, सिर्फ हिंदू की नहीं, जैन की बात कर रहे थे, मुस्लिम की बात कर रहे थे। ये जनता है, और जनता सब जानती। जनता ने जैसे आपका मछली नकारा, जैसे जनता ने आपका मुजरा नकारा, जैसे जनता ने आपका मंगलसूत्र नकारा, आपने क्या क्या नहीं कहा जनता के सामने, अपने क्या क्या नैरेटिव रिसेट के 2024 पर जनता ने नकारा। आपके मुद्दे नहीं हमारे पास में। अरे 4 दिन से लगातार अभ्यर्थी, मैं इलाहाबाद से हूँ, इलाहाबाद यहाँ आयोग में प्रदर्शन कर रहे हैं, महिलाओं को आपने छोड़ा नहीं। आप विकलांग के जो है बेपाटी छीन लेके चले गए। आपके पास महिला पुलिस बल नहीं है कि महिला को पकड़े। मतलब सोचिए तेजी विडम्बना देखिए कि जितने महिला प्रोटेस्टर हैं
उतनी महिला पुलिस बल भी नहीं है इनके पास में उत्तर प्रदेश में कि यहाँ आयोग में उनको पकड़ सके। उनसे पुरुष जो है पुलिस कर्मी उनसे बदतमीजी कर रहे हैं। अभ्यर्थी को सड़क पे लाके रखा हुआ है। किसान यहाँ पे जो है डीएपी के लिए लाइन पे लगा हुआ है, पूरी रात लाइन पे लगा रहेगा। मैंने कई बार बोला है कि किसान डीएपी के लिए लाइन में लगा रहता है, शाम को गाड़ी आती है, दूसरी गाड़ी लगी रहती है, दलाली हो जाती है, वो वापस चला जाता है। अब ये वोट जिहाद का अर्थ संभाले थे। जहां तक मुझे जिहाद का अर्थ पता है वो ये फारसी का शब्द है जिसका अर्थ होता है संघर्षशील होना। मुझे हिंदी बताना चाहे बता दो जिहाद का, ज्यादा बेहतर होगा। मैं बात कर लेती हूँ महाराष्ट्र की, क्योंकि मुझे पता था कि महाराष्ट्र अभी वहां पे चले कि भाई ये इनके पास में इतने पैसे मिले। सबसे पहले पैसे किसके पास में मिले थे? सबसे पहले पैसे मिले हुए थे इनके जो है संगोला से विधायक है सिंधे गुट के जो है शाहिद बापू जी, उनके वहां पे 5 करोड़ रुपए, उनके गाड़ी में 5 करोड़ रुपए मिले। उस पर कोई चर्चा ही नहीं हुआ। वो कौन सा जिहाद करने के लिए बैठे हुए थे? जिसको डाटा नहीं दे पा रहे थे वो जिहाद नहीं कर रहे थे क्या? अगर कहीं अपोजिशन की गाड़ी में कुछ मिल जाए, अगर मिल जाए, ये भी आप ही का फेलियर है। अगर जो है ब्लैक मनी का मूवमेंट हो रहा है तो सरकार का फेलियर है, आप ही की सरकार है वहाँ पे। और आपके सरकार के व्यक्ति के गार्ड में मिल जाता है तो फिर तो बढ़िया है भाई, राम जी की बात है, अच्छी बात है। और अगर वो विपक्ष में मिला तो वोट दिनेश जी ओवर टू यू। ये नफरत जो है जनता में आपको बेचने की कोशिश कर रहे हैं, दिखेगा नहीं। पूजा जी, असल में क्या है अखिलेश जी, एक रहो और नेक रहो ना, सबका साथ सबका विकास। तो लोगों को इंडी गठबंधन को समझ में आया। अरे हाँ, सबका तो कभी शेर और मैंने आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला। हाँ सुन लीजिए पूजा जी, सुन लीजिए। हाँ पूजा जी सुन लीजिए। हाँ पूजा जी सुन लीजिए ना, एक सेकेंड। हाँ आप पूजा जी जवाब तो ले लीजिए ना। पूजा जी जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। हाँ दिनेश जी, तरीके से ये कौन सा तरीका है? मैंने आपको सुना ना। हाँ बोलिए। देखिए इसका सबसे बड़ा मूल मंत्र तो इन्होंने स्वीकार किया। पूजा जी सुन लीजिए ना प्लीज। हो जाता आपको अगर इसी तरीके से आपको चर्चा करें, मुझे भी बता दीजिए। पूजा जी मैं आपके बीच में बोला करूंगा। अरे पूजा मिश्रा जी सुनिए ना, आप एक बार पूरी बात तो सुनिए, एक बार सुनिए ना प्लीज। हाँ पूजा जी प्लीज 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 प्लीज। हाँ दिनेश जी आप बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। ठीक ठीक है, ओके ओके। मैंने कहा इस मंत्र को तो एनडी गठबंधन ने स्वीकार किया, और आज मोदी जी के नाते शेर और बकरी एक घाट से पानी पी रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी पी के गाली देती थी कांग्रेस पार्टी को, जो समाजवादी पार्टी कभी इनके साथ नहीं आती थी, जिस उद्धव को जब तक बाला साहब ठाकरे थे कभी कांग्रेस के पास नहीं गए, आज सारे शेर और बकरी एक घाट पर पानी पी रहे हैं। तो उसकी देन जो है मोदी जी हैं। ना तो आपका विचार मिलता है, ना आपकी विचारधारा मिलती है। उसके बाद भी एक घाट पर पानी पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं? आप मोदी जी के इस नारे को आपने एक्सेप्ट किया है। और जो आप जिहाद की बात कर रहे थे ना, जिसकी चर्चा करेंगे, आप प्रयागराज किया तो मैं भी प्रतापगढ़ का हूँ, मैं इस चीज को भी मैं भी जानता हूँ। और आज जो छात्रों की पीड़ा है उसको देखते हुए आज देखिए सरकार ने कैसे निर्णय किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा कहा उनके साथ संबंध बनाइए, उनके साथ संवाद कीजिए और समन्वय करके इस समस्या का समाधान कीजिए। हाँ। और समस्या का समाधान आप लोग तो आगे अब लूंगा ना जवाब। हाँ एक सेकंड लूंगा, पूजा जी आऊंगा। आप आग में घी डालने का काम करने के लिए तैयार थे, और जब कोई परीक्षा होती थी तो एनडी गठबंधन यही करती थी। हाँ। समाजवादी पार्टी के साथी जब आहट होती थी कोई परीक्षा होने वाली है, सिर्फ आहट होती थी, परीक्षा होती नहीं थी। दिनेश जी झोला लेके वसूली का झोला लेके निकल पड़ते। ठीक है, ठीक। आज पारदर्शी तरीके से आज कोई बता दे। हाँ आज कोई बता दे। ठीक है दिनेश जी अब रुकिए ना एक सेकंड। और भी लोग हैं, और भी लोग हैं, और भी लोग हैं दिनेश जी। पूजा जी आ रहा हूँ। पूजा जी अभी जवाब लूंगा, एक सेकंड जरा दयाराम भार्गव जी के पास चलूंगा, उनके पास भी, उनसे भी पहली कम से कम एक प्रतिक्रिया ले लूं। काफी देर से चर्चा में बैठे हैं। दयाराम भार्गव जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? कैसे हैं आप? बहुत ठीक है, मेरी आवाज जा रही है? हाँ बिल्कुल, भार्गव जी को स्क्रीन पर लाया जाए। हाँ भार्गव जी, ये वोट जात तो चलिए ठीक है, महाराष्ट्र में चल रहा है, वो सब तो ठीक है, उस पर चर्चा जरूरी थी तो मैंने कर ली। झारखंड में भी अब चूंकि चर्चा जरूरी थी उस पर भी थोड़ा कर लेंगे, लेकिन जरूरी मुद्दा घूम के आ जाते हैं अपने उत्तर प्रदेश पे वापस। 9 सीटें हैं और चूंकि उपचुनाव का अभी हम 2 दिन पहले जब बैठे थे, अमित भाई बैठे थे हमारे साथ, तो जब वो उसकी विश्लेषण कर रहे थे तो वो कह रही थी कि उन्होंने बताया था कि 5 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी की जो 5 सीटें हैं वो तो कोई छीन नहीं सकता है। ठीक,
यहां पर बड़ी चुनौती देखिए, वो तो ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में हमने उत्तर प्रदेश में अच्छा परिणाम दिया और हमारे आगे भी जो है वो ठीक ठाक आएगा। बड़ी चुनौती आप मानते हैं कि एनडीए के लिए है, और खासतौर पर ये जिम्मेदारी बीजेपी के साथ साथ उनके सहयोगियों की बड़ी हो जाती है। देखिए अजितेश भाई, अगर मैं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बात करूं तो 9 के 9 सीट है एनडीए गठबंधन जो जीत रही है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। ये बताते अम्बेडकर नगर का क्या कचहरी जीत रहे हैं, मिर्जापुर का मधुबा जीत रहे हैं, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो आप मीरापुर जीत रहे हैं, गाजियाबाद जीत रहे हैं, खैर जीत रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं? और मजे की बात, इस बार हम कड़हल भी जीतने जा रहे हैं नीतीश भाई, ये मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूँ। और ये समाजवादी पार्टी माने या ना माने, अब मैं आपको बताता हुआ ध्रुवीकरण का राजनीति समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कैसे करते। जब समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में रही है तो किसी को देने के नाम पे केवल एक वर्ग को नौकरियों में देने का काम करते थे। पुलिस भर्ती होती थी तो एक वर्ग होता था, शिक्षक भर्ती होती तो एक वर्ग होता था। हमारे भाई ने कहा थैला लेके निकल जाया करते थे, ये सच्चाई है। आज योगी जी की सरकार में थैला नहीं चलता, आज लिखित होता है, स्क्रीनिंग लिखित है, जो जैसा परीक्षा फल दे रहा है, जितना नंबर आ रहा है उसका सिलेक्शन हो रहा है, उसको नियुक्ति पत्र मिल रहा, ये है योगी सरकार उत्तर प्रदेश के, इसे मॉडल बोलते हैं। अब बात आती है कि मुसलमान भाइयों के लिए उन्होंने क्या किया। मुसलमान भाइयों में केवल खान लोग ही मुसलमान है, दर्जी नाई जो है, फकीर है, अंसारी है, या इसमें जो और अन्य जातियां पसमानदा है, इनको कभी इनको लाभ इन्होंने दिया। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इन्होंने केवल भाजपा का भय दिखा करके आरएसएस और भाजपा आ जाएगी, आपको खा जाएगी। आप बताइए उत्तर प्रदेश में 6.5 साल 7 साल होने जा रहे हैं योगी सरकार को, कितने मुसलमानों को क्या खा गए? आप डरा करके धमका करके उनके बच्चों को केवल आतंकी बनाने का काम ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग करते हैं। बड़ी बात नहीं होता रहा, 1943 और 2024 के बीच में इन 76 साल की आजादी में पहली बार मुसलमान के बच्चों ने 51 बच्चों ने IAS बीट किया है। ये देश में पहली बार हुआ है। किसकी देन है? ये मोदी योगी की देन है, एनडीए गठबंधन की देन है, भाजपा सरकार की देन है। कि मुस्लिम के लड़कों ने जो है 21 लोगों ने जो 21 बच्चों ने बीट करने का काम किया। ये काम कांग्रेस ने क्यों नहीं करवाया? ये कांग्रेस सपा के लोगों ने क्यों नहीं करवाया? ये लोग केवल उन वर्गों को गुमराह करके लड़ाई झगड़े में डालने का काम करते हैं। आदरणीय नेता मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, आज विश्व पटल में आप जाके देख लीजिए, 2014 के भारत को देखिए, 2014 के 24 को भारत को देखिए, आपको फर्क नजर आएगा। आदित्य भाई को तो कहने की जरूरत नहीं है। बात आती है देश में रोजगार की, रोजगार लोगों को मिला है। भारत देश जो है 140 करोड़ का देश है, बड़ा देश है। उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सबसे बड़ा प्रदेश है। ये मैं ही जानना चाह रहा था, ये जो आप तमाम सीटों का जिक्र कर रहे थे, आपने कटेरी, मजवा, गाजियाबाद गिना दी, करेल में कैसे होगा जादू? ऐसा क्या उतार दिया या ऐसा क्या हो गया कि करेल आप दावा कर रहे हैं? देखिए अजितेश भाई, इस बार आपको करेल में भी नजर आएगा। मैंने आपको कहा ना 23 तारीख को भूलिएगा मत, देखिए बैठिएगा मेरे साथ फिर आप। बिल्कुल बैठूंगा सर, बिल्कुल बैठूंगा, बिल्कुल बैठूंगा। मतलब क्योंकि जाहिर सी बात है चर्चा जरूरी है, और खैर आप दावा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ तो आपने जो है वो आप मीटर लगाया होगा ताकि पता चला कि हाँ भाई क्या सिस्टम निकल कर आ रहा है, क्या है। ठीक है, आ रहा हूं आपके पास। दिनेश जी मैं आपके पास 10 सेकंड और दीजिए, 10 सेकंड लीजिए। ठीक, एक चीज और बताना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी जिन अति पिछड़ी जातियों का वोट लेती है, जब ये सत्ता सरकार में थे, अगर आप चले जाओ कहीं चले जाओ, चौहान का बेटा, बंजारा का बेटा, नाई का बेटा, कुम्हार का बेटा, राजभर का बेटा, कश्यप का बेटा, भीमर का बेटा, मजवा का बेटा, मछुआर का, निषाद का बेटा किसी थाने चौकी में नहीं मिलेगा। 90% अगर सरकारी नौकरियों में किसी की हकदारी है तो इनके विशेष वर्ग के लोगों को है। उसी 90% नौकरियों में एक भी पसमानदा मुसलमान नहीं मिलेगा। हम हक अधिकार की बात करते हैं, एनडीए सरकार हक अधिकार की बात करती है। ये लोग क्यों नहीं करते? लोग झगड़ा फसाद कराने का काम करते हैं। ये वोट जिहाद की बात करते हैं। ये कहते हैं मुसलमान एक हो जाओ, भारतीय जनता पार्टी ये कर देगी। आप बताइए, सबका साथ सबका विश्वास के साथ अगर नारा दिया गया, आज चाहे शौचालय का मामला हो, क्या लोगों को लाभ नहीं मिला? सिलेंडर का लाभ नहीं मिला? 80 करोड़ जो लोग राशन खा रहे, क्या उसमें वो लोग नहीं है? तो यहाँ बांटने की राजनीति कौन कर रहा? यहाँ बांटने की राजनीति कांग्रेस सपा के लोग कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं। ठीक है भार्गव साहब, आता हूं अमित भाई। अब चूंकि थोड़ा सा जो है इस पर प्रकाश डाल दीजिएगा, मुझे पता है जवाब देने के लिए आतुर तो होंगे इस बात पर कि जो सीटों पर अलग अलग दावे किए, जो मैंने आपका विश्लेषण बताया था उसको लेकर, प्लस ये जो
आप थोड़ा सा उत्तर प्रदेश से हटकर महाराष्ट्र पर भी चलिएगा, और ये जो मालेगांव का मसला आ रहा है, वोट जिहाद जहां से बताया जा रहा है कि हाँ यहाँ से ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन हुए आप ईडी की छापेमारी भी कई जगह पर हुई है। यहाँ पर 3 जिलों में अगर हम देखें, शहरों में छापेमारी की गई, कई सारी चीजें हैं, तो प्रकाश थोड़ा डालना जरूरी है। अमित जी देखिए, जब भी चुनाव आते हैं तो आप उसके इर्द गिर्द देखेंगे तो जितनी भी सेंट्रल एजेंसियां हैं वो अतिरिक्त से ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। वो सिर्फ इस निगाह में रहती हैं कि कहाँ पे कौन सा विपक्षी दल है और कहाँ पे उनको औपचारिक तौर पे अगर कोई जानकारी मिलती है तो उसको पुख्ता जानकारी कैसे बनाना है, ये सभी को पता है। और चुनाव का समय, ये मैं सिर्फ ये भाजपा सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके पूर्ववर्ती सरकारें भी जो रही हैं सबके साथ यही रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस बात को अगर आप समझें, जो आप महाराष्ट्र में चुनाव की बात कर रहे हैं, वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, आखिर एनडीए, भार्गव जी हैं, दिनेश जी भी हैं यहाँ पे, मेरा एक सवाल है कि आखिर क्या मजबूरी है जब देवेंद्र फडणवीस और भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, अजीत पवार साहब को बोला कि आप जो है नवाब मलिक को टिकट नहीं देंगे और वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके बावजूद उन्होंने टिकट दिया, चुनाव लड़ रहे हैं, अजीत पवार साहब उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। और ऐसी क्या मजबूरी थी कि अजीत पवार को आपको अपनी सत्ता में शामिल करना पड़ा, और ऐसी क्या मजबूरी थी कि आज भी इतना कठिन निर्णय होने के बावजूद वो अपने निर्णय पे तटस्थ रहे और भाजपा अपने निर्णय पे, और एनडीए उसके जो गठबंधन है वो अपने निर्णयों पे तटस्थ नहीं रहे। तीसरी सबसे बड़ी चीज, आप इस बात को आकलन करिए, मैंने इस भाई बोला है, हाँ। आप इस चीज को विश्लेषण करेंगे जिस दिन निर्णय आएंगे, हाँ। कि अजीत पवार गुट की हम बात करें चाहे शरद पवार गुट की हम बात करें, इस पूरे महाआघाड़ी और महायुति की सरकार में सबसे बड़ा अगर कोई किंग मेकर होगा, हाँ। यही 2 पार्टियां होंगी, चाचा और भतीजे। अगर ये चाचा और भतीजे किसी भी दल के साथ नहीं जुड़े तो उसकी सरकार बनना असंभव है। चाहे शिंदे साहब की हम बात करें, चाहे हम उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी की बात करें, दोनों सिर्फ इस बात के लिए कि मेरा हिंदुत्व सबसे बड़ा है, और शिंदे साहब ये साबित कर लो मेरा हिंदुत्व सबसे बड़ा है। हाँ। जिस तरह से लोगों का सहयोग, जन समर्थन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, एनसीपी को वहां पे मिल रहा है, चाहे हम शरद पवार ग्रुप की बात करें, चाहे हम अजीत पवार ग्रुप की बात करें। जब दीपावली का सम्मेलन उन्होंने मिलन सम्मेलन किया तो आपने देखा होगा दोनों लोगों के पास एक अच्छा जनसभा उन्होंने करी और लोगों ने अटूट होके अपना विश्वास जो है, अटूट विश्वास दिखाया। हाँ। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे महाराष्ट्र के चुनाव में दोनों पार्टियों में अगर दोनों गुट जो है अगर बड़े गुट के तौर पे आते हैं तो हो सकता है एक त्रिकोणी आपको नया संभावना खोजने को मिले, और हो सकता है कोई नई संभावना भी आपको देखने को मिले महाराष्ट्र में। ठीक है, जिस तरह से राजनीति चल रही है महाराष्ट्र की, वो भाजपा का वोट परसेंटेज बहुत नीचे तक जा सकता है। हाँ। क्योंकि जो चीज अजीत पवार कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है कि यहाँ पे बटोगे कटोगे का नारा नहीं चलेगा। ठीक, और ये सत्य है। ठीक, दिनेश जी ओवर टू यू, काउंटर करिए। हाँ, उसके बाद आगे चलते हैं। 2 चीजें, देखिए 2 चीजें हैं, 2 विषय है। एक तो उत्तर प्रदेश का विषय है, दूसरा महाराष्ट्र का विषय है। मैंने पहले उत्तर प्रदेश में आता हूँ। देखिए उत्तर प्रदेश में क्या है कि जब से इसके पहले भी सरकारें रही, उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, कभी कांग्रेस की भी सरकार, हाँ इतिहास में देखिए तो थी। लेकिन जब सरकारें होती थी तो विशेष वर्ग और विशेष जाति के लिए काम करती। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो विकास इन्होंने भी किया, चाहे अपने परिवार का किया हो, चाहे अपनी जाति का किया हो। और जब विकास की बात आती तो कहते थे कि लोहिया गांव कौन सा है, सबसे पहले विकास की योजना लोहिया गांव में पहुंची। बसपा की सरकार थी तो कहते थे सबसे पहले अम्बेडकर गांव में कब विकास होगा। आज समान रूप से हर गांव का विकास भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की सरकार में हो रहा है। किसी जाति धर्म और वर्ग में आप हो, सरकार की जो योजनाएं हैं आप कह नहीं सकते किस जात को योजनाएं कम मिल रही, जिस जात की योजनाओं का लाभ ज्यादा मिल रहा है। इस धर्म के लोगों को इस योजना का लाभ कम मिल रहा है, इस धर्म के लोगों को योजना का लाभ ज्यादा मिला, चाहे वो हमको उनका कम मिलता हो या ज्यादा मिलता हो। आज जितनी पहले बिजली आती थी तो पता करता था इटावा में बिजली रहेगी 24 घंटे,
लखनऊ राजधानी है तो 24 घंटे रहेगी, रामपुर में 24 घंटे रहेगी, आजमगढ़ में 24 घंटे रहेगी, बाकी पूरा प्रदेश 4 घंटे बिजली दिन में और 1 हफ्ते बाद 4 घंटे बिजली रात। ठीक, ये होता था। आज जितनी बिजली गोरखपुर में है उतनी ही बिजली गाजियाबाद में है, ठीक, उतनी ही बिजली गाजीपुर में है, जितनी बिजली प्रतापगढ़ में है उतनी बिजली प्रयागराज में है, जितनी बिजली बरेली में उतनी बिजली बाराबंकी में। पूजा जी आपके यहाँ बिजली आ रही ठीक ठाक? पूछ लीजिए, अब वही पूछ ले रहा हूँ, अभी तुरंत पूछ ले रहा हूँ। बिजली पूजा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, फोन बिजली ठीक ठाक आ रही है प्रयागराज में? पूछ लीजिए कि दिन में बिजली आती है, हफ्ते रात में, जरा पूछ लीजिए। बोलते रहेंगे, अब पूछ लीजिए, एक बार पूछ लेते हैं। आप बोलिए। हाँ पूजा जी। अजदेश जी देखिए, अभी ठंडी मौसम आ गया है तो जो है बिजली का खपत कम हो गया। देखिए एक फैक्ट की बात ये है, फैक्ट की बात ये है कि जो हमारी सरकार में जितना उत्तर प्रदेश बिजली का प्रोडक्शन कर रहा था, ये फैक्ट है, चाहे भी अपने जाके मंत्रालय से क्रॉस चेक कर लेंगे, तो उतना प्रोडक्शन बिजली का अभी इनके सरकार में नहीं हो रहा है। अरे मैं ये पूछ रहा था बिजली आ रही कि नहीं आ रही है पर्याप्त? कहाँ से लेते थे बिजली, उससे बिजली पर्याप्त आ रही, तो उससे ज्यादा जब ले रहे हैं तो उतना आप दे नहीं पा रहे हो, ये फैक्ट है। और बिजली से लोग परेशान रहे, यूं ही नहीं, आपके विधायक सदन में खड़े होकर के ये कह रहे थे कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में बिजली नहीं आ रही है। आपसे प्रश्न पूछा गया था ना, और आप ही की पार्टी के विधायक ने पूछा था। क्यों पूछा था? क्योंकि मैं पूजा जी आप क्या पूछ रहा था प्रयागराज में बिजली का हाल, बाकी अमित भाई से ही पूछ लेता, वो भी बता देते अभी, बस इतना ही सा सवाल था, बाकी पूछता ना। आ रहा हूँ पूजा जी, आ रहा हूँ। हाँ दिनेश जी ओवर टू यू। आ रहा हूँ पूजा जी, आ रहा हूँ। हाँ ठीक। पूजा जी बताते हैं, पूजा जी प्रयागराज में रहती हैं, समाजवादी पार्टी के शासन में प्रयागराज में कितने घंटे बिजली होती थी और भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में आज कितने घंटे बिजली प्रयागराज में? ठीक है, ईमानदारी से पेड़ पर हाथ रख के बताएंगे पूजा। हाँ ठीक है, चलिए पूछ ले रहा हूँ। कानून की व्यवस्था का क्या हाल था? हाँ किस तरह से प्रयागराज में रहती है ना? हाँ हाँ हाँ, प्रयागराज में इस तरह से माफियाओं का बोलबाला होता था। हाँ, अगर माफिया निकलते थे लोग अपनी दुकानें सटर डाउन कर देते थे। ठीक है, हाँ पूजा जी आपको याद है कि नहीं याद? हाँ ठीक है दिनेश जी, चलिए कुछ कह रही सुन लेते हैं। दुकानें बंद हो जाती थी, दिनेश जी घरों में ताला लगा देते थे। हाँ पूजा जी कुछ कह रही सुन लेते हैं दिनेश जी। हाँ पूजा जी अब आप आराम से बोलिए, जल्दी जल्दी, फिर अमित भाई के पास चल रहा हूँ। भार्गव जी भी इंतजार कर रहे हैं। बता रहा हूँ, मैं जो गाँव में रही हूँ जब, तो वहाँ 1 हफ्ते दिन में 1 हफ्ते रात में वो बिल्कुल टाइम 4 घंटे नहीं होता था। जानकारी होती है कि रात को 12 बजे आएगा, 10 बजे आएगी, 6 बजे आएगी, और दिन में 12 बजे आएगी, रात को 8 बजे आएगी। 1 हफ्ते ही हो गया। और अभी का पूछ रहे हैं, अभी का बहुत हार्ड होता था, ये करंट जाती थी, शहर का ये हाल था। और अभी बात कर लेते हैं जो है, और पूजा के बीच में ट्रांसफार्मर खराब हो जाता था, 15-15 दिन ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाता था। ठीक, अब चलिए अभी एक भी शहर में मैं नहीं, अभी कहा गया 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर बिजली को सुधारिए। हम देख रहे हैं कि वो 48 घंटे हो गए। शहर की बात कर रहे हूँ मैं, जो ये परिवर्तन आपको नहीं दिखेगा, 48 घंटे आप महसूस ठीक है, कर रहे हैं परिवर्तन। ठीक है, ओके ठीक है दिनेश जी, पूजा जी आ रहा हूँ, आप दोनों के पास आ रहा हूँ। ठीक है, ओके, आया। हाँ मैं फिर से मुद्दे पे आना चाह रहा हूँ, अखिलेश जी को रोकिए, मुद्दे से भटकाना। नहीं आप बोलिए, आप 1 मिनट है, जल्दी पूजा जी प्लीज जल्दी, आज वैसे भी थोड़ा समय जाया हो गया। प्रयास करते हैं। हाँ अभी जो है हो रहा था, पता नहीं कौन भाई साहब से करती कि मुस्लिमों का कभी इतना सिलेक्शन हुआ क्या? अरे भाई साहब, समय के साथ में लोग तरक्की करते हैं। 2012 में 30, 2015 में 37, 2013 में 34 और 2014 में 40 और 2000 अगर मैं सुन लीजिए एक बार प्लीज। आप मुस्लिम का हाँ 100% प्लेसमेंट किया। दिनेश जी सुन लीजिए ना एक बार प्लीज, समय कम है वैसे भी। यहाँ भार्गव जी भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ हो गया हुआ, इस तरीके की बातें करते हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी भारत जाते हैं, भारत से बाहर जाते हैं, साउथ कोरिया में जाकर के कहते 2014 से पहले वहाँ पैदा होना ही अपराध था, वो कर्म की बात थी। जैसे इनकी सांसद कहती है 2014 से पहले जो है भारत आजाद ही नहीं हुआ था, वो तो गिरवी मिला हुआ था। मतलब ये इन लोगों की गलती नहीं है, इनके ऊपर से आ रहा था। अभी मैं बात करें तो आरओ, एआरओ और जल्दी प्लीज की बात कर रहे थे कि जो मुख्यमंत्री जी है उन्होंने संज्ञान लिया, बड़ा बढ़िया संज्ञान लिया। छात्रों को घसीटा, उनको पेड़ तोड़ दिए, उसके बाद में संज्ञान नहीं लेते। इनकी नीति है कि बांटो। ये एनसीपी से जुड़ते हैं, एनसीपी का 2 टुकड़ा करते हैं। ये जो शिवसेना से जुड़ते हैं, शिवसेना का 2 टुकड़ा करते हैं। अभी आरओ, एआरओ
और पीसीएस के बच्चे जो है विरोध कर रहे थे, तो पीसीएस को वन शिफ्ट में कर दिया और इनको अलग कर दे रहे हैं कि अभी नहीं जाए, आपका वन शिफ्ट में हो जाए, जिसका हो गया वो जाएगा, फिर आधे तक डिवाइड करिए। छात्र है, इनको ऐसे नहीं डिवाइड कर सकते आप। अभी कह रहे थे कि हमारे घटक दल पे गालियां देते हैं, मुझे लगता है ओपी राजभर को आपको गांव की गालियां उठा करके दिए थे। ठीक और है, एक एक बोतल पानी पी पी कर। ठीक है, चलिए भार्गव साहब ओवर टू यू, आप जवाब दे दीजिए। हाँ प्लीज पूजा जी जवाब ले लें। भार्गव साहब ओवर टू यू। दिनेश जी आ रहा हूँ। हाँ ठीक 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 ठीक, पूजा जी हाँ, अब आपने छेड़ी दिया तो एक बार जवाब ले लेते हैं ना एक बार। हाँ भार्गव साहब चलिए। अजीतेश भाई, मैं भी किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ। कोई नहीं बोलेगा आपके बीच में, आप बोलिए ध्यान से। देखिए, एक गाना चला था, छम्मा छम्मा बाजे रे सैफई वाले देश में, गांव में। आज उत्तर प्रदेश में सैफई में जब छमछम होता था तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर मेरठ में दंगा होता था। कैसी बात करती है? 6.5 पौने 7 साल में कहाँ दंगा हुआ? दूसरी बात, इन्होंने कई बातें कही, उसका उत्तर सुन लीजिए। 1-2 लाइन का शेर है, इसमें बहुत कुछ दिखता है। एक वक्त गुजर गया, एक वक्त गुजरना बाकी है, कुछ बिगड़ गया है, कुछ सुधरना बाकी है। पूजा जी, ये योगी सरकार है, ये मोदी सरकार है, सब सुधर जाएंगे। समय की मांग है और समय की मांग में आपको आना पड़ेगा। आपने कहा, आपने मुसलमानों की बात करी, अब मैं आपको बताता हूं। इसी उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जात के अखिलेश यादव बड़े नेता बनते हैं। 2012 से 17 के बीच में कितने मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में? अखिलेश यादव के साथ में 3 मुख्यमंत्री और थे। दावेदारी करते थे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, विभागों का बंटवारा करेंगे। आज इस सरकार में नहीं है। दूसरी बात, लड़ाई झगड़े में पूरा 5 साल अखिलेश जी ने गंवाया। अखिलेश जी चाहते तो पिछड़ों का हक अधिकार दे सकते थे। 2001 और 2000 से पहले कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे और क्या नाम, राजनाथ सिंह जी थे। उन्होंने पिछड़ी जात के लिए 3 वर्गीकरण करने का वादा किया था, करा भी रहे थे। पिछड़ा सर्वाधिक पिछड़ा। मुलायम जी की सरकार बनी, उन्होंने इसको रद्द करने का काम किया। जो मायावती ने इसको लागू करने का काम किया था, मुलायम ने इसको रद्द करने का काम किया। और इसकी गुरु जो है कांग्रेस पार्टी थी। तो जो कांग्रेस भार्गव साहब समय हो गया पूरा। उसके साथ में समाजवादी पार्टी लगी हुई है, उस पार्टी की आप बात करते हैं। भार्गव साहब समय हो गया प्लीज। आप पिछड़ों के दुश्मन है। आपके आगे आओ तो एक फाइनल कमेंट ले लूं सबसे प्लीज। आप उनके बच्चों को विकास नहीं देना चाहते, उनके बच्चों को शिक्षा रोजगार नहीं देना चाहते, उनको बस एक फाइनल कमेंट ले लेता हूँ भार्गव साहब। समय खत्म हो गया वैसे भी। हाँ ठीक ठीक ठीक, ओके। अमित भाई एक फाइनल कमेंट 30 सेकंड में प्लीज करिएगा। भार्गव साहब आ रहा हूं। जी अजितेश जी, मेरा जो भार्गव साहब से एक ही जो सुझाव भी है, सवाल भी है। आखिर सुभाषपा की जो विचारधारा है उसको न रख के वो भाजपा की विचारधारा को ही हर मंच पे वो रखते हैं। आपके मंच पे लगातार वो भाजपा की विचारधारा को ही आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है, 2022 का चुनाव इन्होंने समाजवादी पार्टी, जिसको ये बैठ के यहाँ पे कोस रहे हैं, उसी के साथ लड़ा। और ओपी राजभर साहब कह रहे थे कि जातिगत जनगणना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। जिस दिन हमारी सरकार बनेगी उस दिन 300 बिजली मुक्त यूनिट मुक्त बिजली मिलेगी उत्तर प्रदेश जनता को। आखिर क्या मजबूरी थी कि आप भाजपा के साथ सरकार में सम्मिलित हो गए? और क्या आपने अपने मुद्दे पहले रखे, उनको प्राथमिकता दी? जो जनता के साथ आपने घोषणा पत्र में वादे करके आए थे, क्या उनमें से एक भी वादा भाजपा के साथ जाने से आपने मनवाया? ठीक है। क्या जनता का कोई भी फायदा हुआ? या सिर्फ आपके राजभर समाज से जो ओपी राजभर ठेकेदार हैं, सिर्फ उन्हीं का फायदा हुआ? ठीक है भार्गव साहब, 30 सेकंड में फाइनल कमेंट प्लीज जवाब दे दीजिएगा। दिनेश जी फिर आपके पास आ रहा हूं, पूजा जी आपके पास आ रहा हूं। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके ओके, 30 सेकंड में भार्गव साहब। पार्टी ओबीसी के वर्गीकरण के पक्षधर है और हम चाहते हैं, हमारे नेता ये चाहते हैं, बात हुई है, हमें ये विश्वास है कि ओबीसी का वर्गीकरण अगर होगा भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार में होगा। क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में वर्गीकरण समाजवादी 300 बिजली यूनिट फ्री दे रहे हैं आप, जातिगत जनगणना करवाएंगे आप, तब आप लोगों को ध्यान नहीं गया। ये आपके घोषणा पत्र है, जनगणना की बात कर रहे हैं, आप करवाएंगे जातिगत जनगणना। ठीक पूजा जी, ओके ओके ठीक है भार्गव साहब, ठीक है ओके। अमित भाई प्लीज 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 30 सेकंड। पूजा जी फाइनल कमेंट आ रहा जी। अजितेश जी, जो ओपी राजभर की पार्टी वाले जो प्रवक्ता है, इनकी गलती नहीं है। इनके जो नेता हैं
वही बिना सींग पूछ पैर की बात करते हैं, तो ये भी बिल्कुल लगातार बिना सींग पूछ पैर की बात करते। चाचा को हम धक्का नहीं करते भाई, हम बात की विरासत को छीन करके स्वयं मुंह नहीं भरते। अरे ठीक है, ठीक है। अरे भार्गव साहब, हाँ, फाइनल कमेंट चल रहा है, बोलने दीजिए ना। ठीक, आपका जवाब दिनेश जी दे देंगे ना। ठीक, हार गए, हाँ, अभी हार गए। मतलब आप सोचिए, बोल कैसे रहे आप, एक टिकट लिया लोकसभा में, वो भी अपने बेटे के लिए, और वो भी हार गए। ठीक, फिर भी हमें बोलना चलिए है। अब दिनेश जी भार्गव जी की तरफ से जवाब दे देंगे। फाइनल कमेंट। हाँ दिनेश जी। पूजा जी ने कहा कि बिना सींग पूछ के, असल में सींग पूछ वाले जानवर होते हैं, उस तरह की बात तो वही लोग कर सकते हैं। यहाँ तो दो हाथ और दो पैर वाले हैं, तो मनुष्य रूप से ही काम करें, वो जवाब दे देंगे। और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की मौकलाहट समझ में आती है। हाँ, ठीक। आज अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की पूजा जी की मौकलाहट समझ में आती है। 2014 से 2014 से इंतजार कर रहे हैं, 14 में डालने के लिए, 15 में इंतजार किए, 17 में डालने के लिए, 19 में इंतजार किए। चलिए पूजा जी, हाँ ठीक है, ओके, ठीक, ठीक। 24 में इंतजार किया, 24 में भी डाल नहीं की। चलिए, अब एक काम कर रहे हैं, हाँ, सिर्फ होर्डिंग लगाकर। हाँ, अभी आप होर्डिंग लगा रहे हैं ना, इसलिए सरकार अभी कुछ दिन में कुर्सी लेके घूमेंगे। ओके, समय नहीं है, हाँ समय नहीं है। जनता ने इनको इसीलिए छोड़ दिया। ठीक है, इसी उपचुनाव में आप देखिएगा, ठीक है, 9 की 9 सीटें हाँ भारतीय जनता पार्टी और चलिए एनडीए गठबंधन जीत। चलिए अमित भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, पूजा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दयाराम भार्गव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और दिनेश जी आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है मुद्दा गर्म है, लेकिन जनता का नहीं बल्कि सियासत का, क्योंकि सियासत का मतलब धर्म की जात, वोट युद्ध, वोट जिहाद, लव जिहाद, और अंत में वही कि नारेबाजी, पोस्टर वॉर। कभी 1200 का सिलेंडर तो 400 का सिलेंडर, तो बटेंगे, कटेंगे, जुड़ेंगे, जीतेंगे, और इन्हीं सबके बीच में टकटकी लगाए देख रही है जनता कि उसकी कौन सुनेगा। आज की खास चर्चा में इतना ही। ना स्याही के दोस्त, ना सफेदी के दुश्मन, हमें आईना दिखाना दिखा देते हैं। नमस्ते।